तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं 2023 का लाइफ साइंसेस का CUTPG लाइफ साइंसेस का पेपर। ठीक है, इससे पहले हम 2024 को सॉल्व कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेसिस पे होता है, किस वेवलेंथ में होता है। तो पहले तो ये बताओ मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। आपको पता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ठीक है। उस पर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, आपने लैब में क्या किया होगा, आपने लैब में क्या लिया होगा, क्यूवेट लेते हैं आप, क्यूवेट, ठीक है, क्यूवेट लेते हैं। इस क्यूवेट में आप सैंपल लेते हैं जैसे कि प्रोटीन का सैंपल, ठीक है, आप प्रोटीन का सैंपल या फिर आप DNA का सैंपल, ठीक है। तो ये आप सैंपल लेते हैं, इसका आप कॉन्सेंट्रेशन पता करने का कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन जब आपको पता करना होता है तो आपके पास दो टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं। एक तो यूवी विजुअल कितना होता है, 190 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो 190 टू 400 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे वो यूवी विजुअल के अंदर आते हैं, क्योंकि यूवी वेवलेंथ का ये रेंज होता है। एक होता है विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजुअल में जो आता है वो आपका 400 से लगभग 800 तक आ जाता है, ठीक है। इसमें आपका कलर्ड कंपाउंड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका कलर्ड कंपाउंड, जैसे ब्लू कलर बना, ऐसा आपने लैब में किया भी होगा। थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। जैसे कि आपने कौन सा टेस्ट किया, आपने प्रोटीन के लिए आपने बायूरेट टेस्ट किया होगा। जैसे आपको प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन देखना, बायूरेट एंड ब्रेडफोर्ड। तो जब आपको प्रोटीन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन देखना है तो आप ये दोनों डालते हैं उसमें, ये दोनों टेस्ट करते हैं, तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। अब ब्लू कलर क्या है, विजुअल कलर में आता है। तो विजुअल कलर कितने के अंदर आता है, 400 से 800 के समथिंग आ जाएगा, 750 के समथिंग, ठीक है। तो ये विजुअल रेंज में आता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको शुगर का टेस्ट करना हो, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन का टेस्ट करना हो, तो एक और टेस्ट होता है, इसे बोलते हैं DNS मेथड, ओके। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 190 टू 800 नैनोमीटर। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। कौन सा डाई यूज़ होता है DNA को विजुलाइज करने के लिए, ठीक है, या फिर RNA को विजुलाइज करने के लिए एग्रोस जेल में। तो आपको पता होगा कि जब हम एग्रोस जेल में, यानी जब हम जेल रन करते हैं, ठीक है, ये वेल्स होते हैं, इस वेल्स में हम DNA लोड करते हैं, ठीक है, DNA लोड। अब जब DNA लोड करने से पहले हम क्या उसमें मिक्स करते हैं, उसमें क्या मिक्स करते हैं हम, ETBr मिक्स करते हैं। व्हाट इज़ ETBr? इट इज़ इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड हम क्यों मिक्स करते हैं, है ना, इथिडियम ब्रोमाइड हम क्यों मिक्स करते हैं। देखो, सपोज ये आपका DNA है, ठीक है, और ये रेड कलर का मैं बना रहा हूँ इथिडियम ब्रोमाइड। तो क्या है, DNA में ये इथिडियम ब्रोमाइड अंदर चला जाता है, इसे बोलते हैं इंटरकैलेशन। ये ऐसे बेसिस के बीच में इंटरकैलेट हो जाता है इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब जब इस जेल को, अब आपने जेल रन कर लिया, ठीक है, तो आपके अब बैंड्स आ गए। तो बैंड्स कुछ ऐसे, ठीक, कुछ बैंड्स आ गए, ठीक है। अब बैंड्स दिखते नहीं है ना बैंड्स, उसके लिए आपको बैंड्स को UV लाइट देना पड़ता है। तो UV लाइट जब इस पर पड़ती है तो UV लाइट क्या करता है, इस ETBr को फ्लोरेसेंस करवाता है, एक्साइट करवाता है, जिससे कि वो ऑरेंज कलर का कलर देता है, ऑरेंज। तो अब आपके DNA में ऑरेंज कलर आ जाएगा, तो बैंड्स दिखने लगते हैं, तो बैंड्स यहाँ पर ऑरेंज कलर के दिखने लगेंगे, ठीक है, ऐसा। अब देखते हैं PCR का क्वेश्चन 2024 में भी आया था, ठीक है। इसमें आप इस बार टेम्परेचर पूछा है इसने, तो अब देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं। PCR में एनीलिंग का क्या मतलब होता है। एनीलिंग का मतलब होता है, ये DNA स्ट्रैंड जो है, इसमें आपने जो प्राइमर दी है, ये प्राइमर को अनिल करवाना है ना, तभी तो टैग पॉलीमरेज इसको जो है एक्सटेंड करेगा। तो प्राइमर को अनिल होना चाहिए। अब प्राइमर को अगर अनिल होना है,
एनिलिंग के लिए टेम्परेचर तो कम होना चाहिए, तो 98 पे तो डी नेचर होता है, 90 पे डी नेचर होता है, 90 पे डी नेचर होता है, तो ये जो रेंज है उस पर आपका प्राइमर जुड़ता है। अब फिर एक क्वेश्चन है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। टेक्निक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, टेक्निक आपको अच्छे से आना चाहिए, मैं भी पढ़ाऊंगा। तो अभी देखते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में ऑब्वियसली साइज के बेसिस पर हम सेपरेट करते हैं, क्या इसमें डाउट है? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम आप पढ़ लेना। तो उसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एनाफाइलोटॉक्सिन नहीं है, ठीक है। अब एनाफाइलोटॉक्सिन जो होते हैं वो मोस्टली ए पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका C3A, ठीक है, C5A, C4A, जो ए होते हैं वो एनाफाइलोटॉक्सिन होते हैं, A फॉर एनाफाइलोटॉक्सिन्स, ठीक है। तो इसमें जो C7 होता है ये नहीं होता, C5B, C6, C7, ठीक है, C8 और C9 ये सारे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो C7 इसका आंसर है, ये एनाफाइलोटॉक्सिन नहीं होता। इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा होना चाहिए। ओके, अब ये बोल रहा है एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी क्या होती है। एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी क्या होती है, चलो इसको हम देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी कुछ आपकी ऐसी दिखती है, ठीक है। इसमें ये हैवी चेन बनाया हूँ, अब लाइट चेन बना देता हूँ, तो ये लाइट चेन बना दिया, ठीक है। अब आइसोटाइप क्या डिटरमाइन करता है, किससे डिटरमाइन होता है? तो आइसोटाइप का मतलब क्या होता है, आपको पता है? आइसोटाइप का मतलब होता है क्लासेस, जैसे IgG एक आइसोटाइप है, IgA एक आइसोटाइप है, IgD एक आइसोटाइप है, IgM एक आइसोटाइप है। तो ये जो आइसोटाइप होते हैं ये किससे डिटरमाइन होते हैं? ये कांस्टेंट रीजन से डिटरमाइन होते हैं। तो ये कांस्टेंट रीजन होता है ना, ये जो मैं ग्रीन से ऐसे कर रहा हूँ ये कांस्टेंट रीजन होता है, इससे डिटरमाइन होते हैं। तो जो एंटी आइसोटाइप एंटीबॉडी होती है उसका मतलब है, देखो ये एंटीबॉडी है, तो एक ऐसी एंटीबॉडी जो इस रीजन पे बाइंड करेगी, यानी कांस्टेंट रीजन पे बाइंड करेगी, उसे बोलते हैं एंटी आइसोटाइप, क्योंकि आइसोटाइप डिटरमाइन होता है कांस्टेंट रीजन से। तो एंटी आइसोटाइप मतलब उसी कांस्टेंट रीजन के खिलाफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर होगा कि डायरेक्टेड अगेंस्ट द कांस्टेंट रीजन ऑफ अ पार्टिकुलर एंटीबॉडी, ठीक है। कांस्टेंट रीजन, चाहे वो लाइट का हो या हैवी का हो, कांस्टेंट रीजन होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका इडियोटाइप और एलोटाइप भी आता है, वो आपको इम्यूनोलॉजी में पढ़ना होगा। अभी मैं आंसर बता रहा हूँ मोस्टली। अभी बोल रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स नहीं करता, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन ये सब एक साथ में आते हैं। डोपामीन तो नहीं करता इन्फ्लेमेटरी, डोपामीन आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, आप जब भी खुश होते हैं, आप जब भी टीवी देखते हैं, कुछ खेलते हैं, कहीं घूमते हैं, डोपामीन सीक्रेट होता है। बोल रहा है वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन, आपको देखो वैक्सीन के नाम आने चाहिए, तो ये डायरेक्ट इम्यूनोलॉजी से याद कर रखना है, चिकन पॉक्स वायरस के खिलाफ बनता है ये वैक्सीन। पूछ रहा है कौन सा माइक्रोब पेट्रोलियम को डिग्रेड नहीं कर पाता। सीडोमोनास प्यूटिडा ये तो करता ही है, बाकी भी मोस्टली करते ही हैं, तो इसका अभी मुझे लगता है इसका एक भी आंसर नहीं है। आप लोगों को एग्जैक्ट पता हो तो बताना, बट आई थिंक सारे ही करते हैं, तो इसको जो है हम ऐसा आप मार्क कर लेते हैं, ठीक है, हाँ मार्क कर लेते हैं इसको, इसका भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो, इसको ये मिटा देते हैं, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। बोला गया है कि प्रोकैरियोटिक mRNA में कंजर्व्ड पॉली यूरिन ट्रैक्ट कॉन्सेंट सीक्वेंस होता है, ठीक है। यानी सपोज आपका ये बोल रहा है कि ये AUG है ना, स्टार्ट कोडन, इसके कुछ बेस आगे पे एक सीक्वेंस होता है, कंजर्व्ड सीक्वेंस होता है। वो सीक्वेंस को क्या बोला है इन्होंने? AGG, ये। तो ये क्या है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है वो पूछा है क्या होता है, तो उसको ऐसे ध्यान रखो, इसमें क्या बोला जा रहा है? AGG यानी AGG आजा, मतलब तो जीजी आएंगी और दाल बनाएंगी, गाना सुनाएंगी, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक में होता है, तो उसका आंसर है साइन डेल्गेनो सीक्वेंस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में ये होता है, ठीक है।
और ये जो सीक्वेंस होता है यूकैरियोटिक में इसको कोजेक सीक्वेंस बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक में इसको कोजेक सीक्वेंस बोलते हैं, साइंड एल्गोरिथम सीक्वेंस इसको प्रोकैरियोटिक में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन के आगे होता है। और ये जो होता है साइंड एल्गोरिथम सीक्वेंस, साइंड एल्गोरिथम सीक्वेंस जो होता है ना, वो राइबोसोम के 23S rRNA से बाइंड करता है। ठीक है, अब आते हैं, बोल रहा है कि किस टाइप ऑफ जो कौन सा एंजाइम होता है जो मिथाइल और इथाइल ग्रुप हटाता है ग्वानिन बेस से। अगर गलती से सपोज अब ये ग्वानिन बेस है, इसमें गलती से मिथाइल लग जाता है, यानी किसी एंजाइम के द्वारा मिथाइल लग जाता है, अल्काइलेटिंग एजेंट से मिथाइल लग जाता है, तो अब तो ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देते हैं, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये बेस पे लगा हुआ है ना, क्या बोला उन्होंने, बेसिस पे लगा हुआ है, तो बेस पे लगा होता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ते हैं। इसलिए आंसर क्या आएगा, DNA एंड ग्लाइकोसाइलेस। अरे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कौन तोड़ेगा, ग्लाइकोसाइलेस। अब ये पूछ रहा है मिसेल्सन एंड हिस्टोल के बारे में। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आप NCERT में कितना बार पढ़े होंगे। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फिगरेशन किया था। ठीक है, DNA सीक्वेंस क्यों करेगा यार, अगर आपको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पता करना है तो DNA सीक्वेंस क्यों करोगे, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों करोगे, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करोगे। ये क्या होता है आपको पता है ना, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये होता है PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड मास के बेसिस पर सेपरेट करना है, STS। ठीक है, प्रोटीन को उसमें सेपरेट करते हैं, DNA का तो सवाल ही नहीं है। तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दो हाईली इनब्रेड स्ट्रेन ऑफ माइस हैं, एक ब्लैक फर का एक ग्रे फर का है, क्रॉस कर दिया तो F1 में ब्लैक फर का बना हुआ है। ओके, हाईली इनब्रेड का क्या मतलब होता है कि उसको बार बार क्रॉस कराकर होमोजाइगस बना दिया है ना, समझे। हाईली इनब्रेड का मतलब है इसको इतना बार ब्रीडिंग कराया है, सेल्फ ब्रीडिंग कराया है कि वो होमोजाइगस हो गया है, होमोजाइगस हो गया है। यानी ब्लैक फर वाला क्या हो जाएगा, BB। होमोजाइगस यानी दोनों अलील कैपिटल हो गए, या फिर स्मॉल हो या कैपिटल हो। क्रॉस ग्रे वाले से कराया तो ग्रे वाले को हम B कैपिटल स्मॉल b मान लेते हैं, क्योंकि होमोजाइगस होना चाहिए ना। इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, एक यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा, ये बनेगा F1 में। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो F1 में बना है ऑफस्प्रिंग वो ब्लैक कलर का है। तो ये ब्लैक कलर का है, क्यों ब्लैक कलर का है, क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट है कैपिटल B है वो ब्लैक कलर का था, डोमिनेंट है ना B, इसलिए ब्लैक कलर है। अब वो बोल रहा है कि इस F1 को हम सेल्फ क्रॉस करा दें, ठीक है, तो क्या ऑफस्प्रिंग बनेगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो BB है इसको इस BB से क्रॉस करा देंगे तो क्या बनेगा, तो ठीक है क्रॉस करा देते हैं। क्या क्रॉस कराना है ना, तो पहले इसको क्रॉस कराओ, इसको इससे कराया तो क्या बना BB, फिर इसको इससे भी कराओ तो क्या आएगा, कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है, अब इसको इससे कराओ तो क्या आएगा, स्मॉल b कैपिटल B, फिर इसको इस वाले से कराओ तो क्या आएगा, स्मॉल b। तो अब इसमें कितने ब्लैक बनेंगे, जिसमें भी एक भी कैपिटल होगा वो ब्लैक बनेगा। तो ये बन गया ब्लैक, ये बन गया ब्लैक, ये बन गया ब्लैक। ठीक है, और ये स्मॉल b क्या बनेगा, ये बनेगा ग्रे। तो कितने ब्लैक बने, 3, कितने ग्रे बने, 1, तो 3:1, 3 ब्लैक एंड, तो आपका 4th आंसर आ गया। समझे, ये जेनेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं ह्यूमन का सोमेटिक सेल में। हमारे पास टोटल कितने ग्रुप होते हैं सबको पता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, उसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं, 1 सेक्स क्रोमोसोम पेयर होता है, तो 22 आंसर हो गया। DNA माइक्रो अरे टेक्निक्स में क्या होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होते हैं। ठीक है, अब DNA माइक्रो अरे का थोड़ा सा समझाऊं तो
एक्चुअली ये चिप होता है, डीएनए माइक्रोएरे क्या होता है, एक चिप होता है। देखो एक चिप होता है, ये देखो मैं चिप बना रहा हूँ। अब इसमें ये एरिया कुछ होते हैं, ठीक है, ऐसे 1000, 10,000, 20,000 तक ऐसे सर्कल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं। सपोज इसमें जीन 1 है, छोटा सा जीन 1 का फ्रेगमेंट है, इसमें जीन 2 का फ्रेगमेंट है, इसमें जीन 3 का फ्रेगमेंट है, इसमें जीन 4 का फ्रेगमेंट है, समझे। ऐसा, तो इसमें ये अलग है, इसमें ये अलग है, ठीक है। ऐसे अलग अलग डीएनए प्रोब्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब्स ले लिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या किया जाता है, एक सेल होती है, ये एक सेल ले ली, इसके अंदर ये ले लिया आपने डीएनए। सेल के अंदर डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है बहुत सारा एमआरएनए। ये ग्रीन वाला जो है एमआरएनए बना दिया, ठीक है। अब इस एमआरएनए को, ठीक है, यहाँ पर जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, इस एमआरएनए में एक चीज़ और करते हैं कि इसमें फ्लोरेसेंट डाई भी लगा देते हैं, ठीक है, फ्लोरेसेंट डाई लगा देते हैं। तो अब इस एमआरएनए के जो पार्ट्स, तो ये जो एमआरएनए है ग्रीन वाला, ये सभी में जाएगा, और जहाँ जहाँ ये बाइंड कर जाएगा वो ग्लो करेगा। तो ये ग्लो करेगा, सपोज़ यहाँ बाइंड हो गया तो ये ग्लो करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सेल के सेल में कौन कौन से जीन हैं, कि जीन 1 है, जीन 2 है, बाकी जीन्स नहीं है, ऐसा पता चल जाता है। इसमें आप एक साथ डीएनए माइक्रोएरे टेक्निक में एक साथ 10-20 हज़ार जीन्स का स्टडी कर सकते हैं। मोस्टली ये कैंसर स्टडी के लिए होता है। कैसे होता है डिटेल में बताऊंगा, जस्ट यहाँ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन है कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड होता है, हम जानते हैं, हाँ ठीक है। स्मॉल वायरल डीएनए होता है, कोई भी ब्रेक ना हो तो उसे क्या बोलते हैं। अरे कोई भी ब्रेक ना हो, कोई भी ब्रेक ना हो तो ऑब्वियसली क्लोज सर्कुलर डीएनए, कोई ब्रेक ही नहीं है। और अगर उसमें एक ब्रेक हो, एक स्ट्रैंड में ब्रेक हो, सपोज एक स्ट्रैंड पूरा बन गया और एक स्ट्रैंड में कट लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं निक्ड। निक्ड एक में ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, आंसर आपका सेकेंड है, ठीक है। बोल रहा है कि टीलोमेर का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इसके लिए ये जो है मैं बताया हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, वो आप देख लेना। तो टीलोमेर का जो है जो सीक्वेंस होता है वो होता है TTA GGG, ठीक है। यानी T बहुत सारे हैं और G बहुत सारे हैं, तो क्या हो गया TNGN, ठीक है। और इसी का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, देखो TNGN दिख गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, तो फर्स्ट आंसर हो गया। अब यहाँ बोला है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में कौन से होते हैं। हमारे क्रोमोसोम में यूकैरियोट्स में तो हमें पता है H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, बट जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में होते हैं उसमें HU बोलते हैं। तो HU ये वाला होता है, बाकी तो नहीं होते इसमें। तो H6 तो कुछ होता ही नहीं है, H5 तो कुछ होता ही नहीं है, तो HU H1 ये वाला आंसर मोस्ट करेक्ट है। नॉर्मली H1 भी नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोट्स जिसमें मेजर क्रोमेटिन के प्रोटीन बताने हैं हमें, ठीक है। SMC मतलब स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स, हमें ये भी नहीं पता है तब भी, हमें बस क्रोमेटिन के प्रोटीन देखने हैं। तो देख लेते हैं, क्या इंटीग्रिन लेमिनिन डीएनए से रिलेटेड है, नहीं। क्या हीमोग्लोबिन डीएनए के प्रोटीन है, नहीं। एक्टिन मायोसिन तो मसल के प्रोटीन डीएनए के नहीं है, डीएनए के तो कोएसिन एंड कॉन्डेंसिन है। हो गया आंसर। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, ठीक है, थोड़ा भी आता है आप करेक्ट कर सकते हैं। बोल रहा है कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जिसमें n कायरल सेंटर है, तो इसका जो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। कहने का क्या मतलब है, सपोज ये ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पर है H, यहाँ पर है Cl, ठीक है, और यहाँ पे है Br, ठीक है, और ये CH3। तो इसमें अब कितना कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर का मतलब क्या है, कार्बन पे 4 ग्रुप डिफरेंट हो। तो यहाँ देखो, इस C से एक हाइड्रोजन डिफरेंट, क्लोराइड डिफरेंट, ब्रोमीन डिफरेंट और मिथाइल डिफरेंट।
तो ये बन गया हमारा कायरल कार्बन। क्या ये वाला भी कायरल कार्बन है? नहीं, इस पर तो तीनों हाइड्रोजन ही है, तो ये नहीं है। तो इसमें कितना कायरल कार्बन है? 1। तो n क्या हो गया? 1। तो फॉर्मूला के हिसाब से 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो इसमें स्टीरियोआइसोमर 2 होंगे। कायरल है 1, स्टीरियोआइसोमर है 2। अगर कायरल हो जाए 3 तो स्टीरियोआइसोमर कितना होगा? 2 की पावर 3, 2 2 जब 4, ऐसा कर लो 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 8 स्टीरियोआइसोमर ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 4th वाला हो गया। अब आ जाओ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का। मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे कौन सा होता है? ऑब्वियसली मोस्ट स्टेबल वही होता है जो हमारे अंदर होता है, वो है बी फॉर्म ऑफ डीएनए। इसलिए तो हमारे पाया जा रहा है, हमारे सेल्स में पाया जा रहा है क्योंकि स्टेबल है। बी फॉर्म ऑफ डीएनए आंसर है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इस पर यह भी आता है कि जेड फॉर्म डीएनए कैसा होता है? तो ये लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, बाकी सारे राइट हैंडेड है। ए फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में पाया जाता है। डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस में पाया जाता है। अब ये बोल रहा है कि पोरेंस प्रोटीन होते हैं ई कोलाई में, ये क्या अलाउ करते हैं? तो सपोज ये आपका बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक है, अब इसमें जो प्रोटीन होते हैं, जो ये मैंने बना दिया पोरेंस चैनल बना दी पोरेंस। ठीक है, ये किस लिए होते हैं? ताकि आपके पी फॉर पोरेंस और पी फॉर पोलर मॉलिक्यूल पास हो सके यहाँ से वहाँ। क्यों? क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन जो होती है वो तो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, इसलिए हाइड्रोफोबिक से तो सिर्फ हाइड्रोफोबिक पास हो सकता है, सिर्फ नॉन पोलर पास हो सकता है। तो पोलर पास करने के लिए हमें एक चैनल बनाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें पोलर को पास कराने के लिए चैनल बनाना पड़ेगा। नॉन पोलर तो सीधे डायरेक्ट पास हो जाएगा। अब पूछा है कि एटीपी जो सिंथेसिस होता है, सिंथेस जो होता है उसका जो उसके 2 डोमेन होते हैं F0 एंड F1। तो बोला कि F1 को कौन इनहिबिट करता है? तो F1 को जो इनहिबिट करता है वो FO इसे बोलते ही इसलिए क्योंकि इसको O से ही एक बंदा इनहिबिट करता है, इसका नाम है ओलिगोमाइसिन, यही इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ओलिगोमाइसिन उसको इनहिबिट करता है। ये आपको फोटोसिंथेसिस टाइप पार्ट में मिल जाएगा जहाँ पर एटीपी सिंथेसिस वगैरह होता है। अब बोला है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिवली चार्ज नहीं है? तो आपका हिस्टिडीन, ठीक है, आपका आर्जिनिन, आपका लाइसिन, ये तो हिस्टोन में होते हैं, तीनों पॉजिटिव होते हैं। पूछा है कौन सा नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये जो होता है वो अनचार्ज्ड होता है। अनचार्ज्ड पोलर, यानी पोलर ग्रुप्स होते हैं बट चार्ज कोई नहीं होता, प्लस माइनस कुछ नहीं होता। बोल रहा है कि बहुत से मोस्टली हाई यूकैरियोट्स में फैटी एसिड जो है वो साइटोसोल में बनता है, बट प्लांट्स में कहाँ बनता है? तो प्लांट्स को चुल है, उसको उसमें एक अलग सी चीज़ कौन सी है? तो प्लांट बोलता है कि यार मेरे पास कुछ एक नई चीज़ आई है, मैं उसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। उसके पास क्लोरोप्लास्ट नया है, उसमें ही बोलता है कि मैं फैटी एसिड बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एग्रोबैक्टीरियम के बारे में। यहाँ से भी एग्रोबैक्टीरियम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है, मैंने एक बैक्टीरिया बनाया, इसके पास एक प्लाज्मिड होता है, इसे हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, इसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, चलो फिर इस प्लाज्मिड में होता है, ये ब्लैक कलर का मैं बना रहा हूँ, इसे बोलते हैं टीडीएनए। चलो मैं इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल देता हूँ, इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल देता हूँ। ये प्लाज्मिड ऐसा है, ठीक है, इसमें ये लेफ्ट बॉर्डर या राइट बॉर्डर, इनके बीच में होता है टीडीएनए। टीडीएनए, अब टीडीएनए में क्या क्या होता है? इसमें हार्मोन्स बनते हैं, साइटोकाइन का सिंथेसिस होता है,
ऑक्सिन का सिंथेसिस ये करवाता है, ओपाइन का ये सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग, क्योंकि ये हॉर्मोन्स बना रहा है। अब जब ये बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो प्लांट में क्या हो जाता है, ये आपका प्लांट है ना, अब ये बैक्टीरिया जब प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो अपना प्लाज्मिड प्लांट के अंदर कर देगा। अब प्लांट में क्या बनने लगेगा, प्लांट में साइटोकाइनिन बहुत सारा हो जाएगा, ऑक्सिन बहुत सारा हो जाएगा। जब ये ग्रोथ हार्मोन इतने ज़्यादा होंगे तो उसमें जब ग्रोथ ज़्यादा होती है तो क्या बनता है, कैंसर। तो उसे क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूस हो जाएगा, इसलिए इसको वो इस प्लाज्मिड को ट्यूमर इंड्यूसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो साइज होता है वो 23,000 बेस पेयर होता है। अब टाइम बहुत हो गया है, मैं जस्ट ख़त्म करूँगा, नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में करेंगे। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम देख लेते हैं। ह्यूमन जीनोम का कंप्लीट सीक्वेंस 2003 में आया था, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि प्लाज्मिड जो सर्कुलर डीएनए होते हैं उनका मोस्टली साइज कितना होता है, तो ये नीचे से देखते हैं, ये हो जाएगा 5,000 से 4 लाख। ये बोल रहा है 50,000 से, 50,000 से तो नहीं होगा, 50,000 से शुरू होगा क्या, प्लाज्मिड छोटे भी तो होते हैं। अब जैसे कि पैट 28 हो गया है ना, कई सारे वेक्टर होते हैं, तो PVR 322 ये सब होते हैं, तो 50,000 से तो स्टार्ट नहीं होता, ये तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। तो 5,000 से ही स्टार्ट होगा। ये दोनों तो मेरे को सेम ही लग रहे हैं, ए फर्स्ट एंड फोर्थ तो सेम ही है, दोनों ही आंसर है फिर तो, ठीक है। तो 5,000 से कितना भी बड़ा हो सकता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों सेम है, तो वही आंसर है। चलो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, नेक्स्ट पार्ट इसका बनाते हैं। तब तक के लिए क्या बोलूँगा मैं, तब तक के लिए दिस इज़ थैंक यू एंड क्या बोलते हैं उसको, रुको रेड में बोलते हैं ना, रेड में क्या बोलते हैं, हाँ अरे रेड में बोल रहा है ना, सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब एंड लाइक कैसे बनाते हैं, ये ऐसे करके ऐसे कुछ बनाते हैं ना, हाँ लाइक, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, आपको समझ में आया, कितना समझ में आया, डाउट्स क्या है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।